अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल अहमद। अच्छा, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जब भी आप देखते हैं किसी के पास भी ज़्यादा पैसा आ जाता है, इन्वेस्ट करना होता है, तो लोग उसको क्या राय देते हैं, या तो आप सोना खरीद लो, या तो कोई प्लॉट खरीद लो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो। तो क्या हम आजकल देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की माशी हालात चल रहे हैं, हर एक सेक्टर ही ज़रा डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो क्या रियल एस्टेट के भी हालात हैं? इसी बारे में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट, सीईओ ऑफ इकबाल गार्डन्स मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात ज़रा सही नहीं है। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर, आप पहले मुझे थोड़ा सा अपना तो इंट्रो दें, आपका कैसे रियल एस्टेट में आना हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया था एज ए कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव, राइट? जी बिल्कुल। तो उधर से रियल एस्टेट की जर्नी कैसी रही? आई स्टार्टेड फ्रॉम 2009। देयर वाज अ ग्रुप, जैतून ग्रुप, अभी भी मौजूद है जी बल्कि आपने उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब का। जी जी तो उस लाहौर सिटी इनका प्रोजेक्ट था, वहाँ से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में शुरू किया। देन आई कन्वर्टेड टू सेल्स मैंने 2-3 प्रोजेक्ट और किए। आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस इन 2017, देन ओन्ड प्रोजेक्ट इन 2020। दिस इज़ ओन्ड प्रोजेक्ट इकबाल गार्डन। तो आई थिंक 15 साल की जर्नी है, और 15 साल में बहुत कुछ सीखा है। टेबल की इस साइड से दूसरी साइड पे जाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। और लोग आज कंसीडर तो कर रहे होते हैं कि जी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, जी। लेकिन कैसे चल के आए हैं, क्या क्या कुछ करके आए हैं, वो किसी को नहीं पता होता, ना ही पता करना तो चाहते। ना ही पता करना चाहते हैं। और इट्स नॉट एन इजी टास्क। बेसिकली आपको अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ते हैं, असूल बनाने पड़ते हैं, उन पे चलना पड़ता है। ये कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, और आसानी से नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि पाकिस्तान के हालात भी जो हैं, आपको रियल एस्टेट में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे जी पाकिस्तान के लिए। जैसा कि आपने कहा कि रियल एस्टेट में बड़े ज़्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, हम वैसे भी देखते हैं कि दूसरे अगर मुल्कों को हम देखें तो पहले ऐसा होता था कि ज़रा मुश्किल होता था बिजनेस स्टार्ट करना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आसानियां होती गई, जबकि हमारे इधर टोटली ऑपोजिट है। हमारे पहले आसान होता था और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया उतनी डिफिकल्टीज ज़्यादा होती गई हैं। तो आपको ऐसे क्या चैलेंजेस फेस हुए? अब दूसरे मुल्कों में जी यू अर्न मनी विद मनी, बल्कि पाकिस्तान में यू अर्न टेंशन्स विद मनी। तो आप यहाँ पे ज़्यादा टेंशन्स कमाते हैं पैसों से, वहाँ पे आप पैसे लगा के पैसे कमाते हैं। जी तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह जी हम तो बड़े होपफुल हैं कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही गवर्नमेंट स्टेबल हो जाती है तो फॉरेन इनकम आएगी, चीज़ें आएंगी। लोग जो बैठे हुए हैं 2 साल से वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ कर रहे हैं कि जैसे ही सारा चीज़ें स्टेबल हो जाएं तो वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें। या बल्कि एंड क्लाइंट भी जो है, जो इन्वेस्टर नहीं है, जिसको चीज़ प्रोडक्ट की ज़रूरत है, वो भी वेट कर रहा है कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएं तो वो चीज़ खरीदे। जैसे कि आपने कहा कि उम्मीद तो है कि इस साल चीज़ें बेहतर होंगी। जैसा मैं भी अभी कल ही देख रहा था कि 2022 से जो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ था, वो उसी के साथ हमने इस साल भी आगाज़ किया अपना। तो लेकिन सारा उम्मीद तो यही कर रहे हैं और फोरकास्ट भी यही की जा रही है, प्रेडिक्ट भी यही किया जा रहा है कि अभी पोस्ट इलेक्शंस सब कुछ बेहतर होने वाला है। जैसे स्टेबिलिटी आएगी वैसे ही चीज़ें बेहतर होती जाएंगी मुसलसल। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट हमारी मार्केट जो है इस साल 2.11 ट्रिलियन डॉलर्स तक जाएगी। तो आप कैसे इस साल को देखते हैं? जी इंशाल्लाह जैसे ही हुकूमत स्टेबल हो जाती है, हम भी समझें कि 2 साल अगर पाकिस्तान ने काम नहीं किया तो हमने भी कुछ नहीं बेचा। हम भी राइट टाइम का ही वेट कर रहे थे, और दिस इज़ द राइट टाइम। विद इन अ मंथ और 2 जैसे ही चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हम भी इंशाल्लाह मार्केट में आएंगे और मार्केट के साथ चलेंगे। और आई एम वेरी होपफुल कि मार्केट बूस्ट होगी, बूम मिलेगा, क्योंकि 2 सालों से जो एक डिप चल रहा है। और लेकिन वैसे लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, लोग भेड़ चाल में चलते हैं जहाँ सब जा रहे होते हैं और पाकिस्तानी अवाम उनके पीछे भागती है। लेकिन बाइंग का टाइम यही है, बेशक बाइंग का टाइम वही है जब कोई ना खरीद रहा हो। क्यों? जब सब खरीद रहे होंगे तब तो प्राइस इन्फ्लेट हो रही होगी, जब इंस्टेबिलिटी है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही नीचे हैं, होगी। तभी खरीदें। जब इंस्टेबिलिटी है तब खरीदें, प्राइसेस आर डाउन। इवन DHA जैसी प्रॉपर्टीज़ जो लोगों ने 20-20 मिलियन की लेके रखी हुई थी, वो आज 8-8, 10-10 मिलियन पे है। मतलब इट्स अ डिप ऑफ 10 मिलियन रुपीज़। एग्जैक्टली। तो जब इसने स्टेबल होना है तो ये 20 मिलियन से ऊपर ही जाएगी। तो इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट नाउ। तो सही वक्त वही है कि जब चीजें खराब जा रही हो, जब इंस्टेबिलिटी हो, कोई ना ले रहा हो, तभी आप लें, क्योंकि तब प्राइस सबसे कम होती हैं। ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन अब एक और फैक्टर पे बात कर लेते हैं कि
किधर इन्वेस्ट करना चाहिए, किधर की कौन से ऐसे फैक्टर्स देख के आप कोई ऐसा इलाका चूज करें जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? बेसिकली जो प्लॉट होते हैं, फाइल्स होती हैं, तो आपको वही प्रोडक्ट इन्वेस्ट करनी चाहिए जो अभी बिल्कुल जिसका स्टार्ट है. आपने अगर इन्वेस्ट करना है और उससे अच्छे पैसे कमाने हैं तो आप तब इन्वेस्ट करें जब वो रॉ है. मतलब वहाँ पे आप लोग समझते हैं, लोग जाते हैं किसी प्रोजेक्ट पे, कहते हैं यहाँ तो अभी खेत है, फसलें हैं, ना सड़क है, ना मिट्टी का काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो वाई शुड वी इन्वेस्ट. तो वही राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का. जब सड़कें बन जाएंगी, घर बन जाएंगे, तब उतनी प्राइस में आपको नहीं मिलेगा. आप उस वक्त इन्वेस्ट करेंगे जब प्राइस आपके लिए बेहतर होगी. जब आप चले जाएंगे, सड़कें बन गई, घर बन गए, तो प्राइस तो लोगों ने तो पैसे तो कमा लिए वहाँ से. जब तक घर बनता है किसी भी प्रोजेक्ट में, आप प्लॉट से घर तक का जो सफ़र होता है, उस वक्त तक 5 इन्वेस्टर उसको रीशफल कर चुके होते हैं. फाइल होती है, फिर प्लॉट बनता है, प्लॉट ट्रांसफ़र होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार. जब आप घर बनाने के लिए एंड यूज़र जाता है तो उसको उसी प्लॉट की प्राइस, वो जैसे हम आज सोचते हैं कि बहरिया 20 साल पहले बहरिया की प्राइस क्या थी, 6 लाख रुपए में 5 मरला मिलता था. आज 70 लाख रुपए में 5 मरला मिलता है, और बहरिया पूरे का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स है. तो लोग आज किसी भी नए प्रोजेक्ट को कंसीडर करें और उसको 10-20 साल के बाद का विजन लेके कंसीडर करें कि ये 10 साल बाद क्या होगा. फिर एक तो प्रोजेक्ट के अंदर की डेवलपमेंट्स, उसके इर्द गिर्द की डेवलपमेंट्स, उसके इर्द गिर्द का एरिया कितना डेवलप होना. ठोकर कोई ऐसा समझे कि 10-20 साल पहले ठोकर इतना डेवलप नहीं था. Exactly. मैं तो बल्कि कहता हूँ कि ठोकर को इर्द गिर्द की सोसाइटियों को किया ही बहरिया ने डेवलप है. तो पहला प्रोजेक्ट था बहरिया, और लोग उसको लाहौर भी कंसीडर नहीं करते थे. तो जीटी रोड, और अब जो एरिया है वो है कालाशा काकू. कालाशा काकू में सारे मेजर ब्रांड्स आ गए हुए हैं. मेट्रो बस कालाशा काकू चली गई हुई है. नया आपका लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कालाशा काकू के करीब अनाउंस हो गया हुआ है. तो अब इस रोड की बारी है. अगले 5, 7, 10 सालों में इस रोड ने जितनी तरक्की करनी है, तो इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन कालाशा काकू. इर्द गिर्द 7-10 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो नेशनल यूनिवर्सिटियाँ, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं. 3-4 बड़े हॉस्पिटल्स हैं. तो लोगों को यही चीज़ें देखनी होती हैं. कम्यूट कैसे होगी, इर्द गिर्द बच्चों के लिए क्या है, फैसिलिटेशन क्या है. तो यही चीज़ें देखनी होती है आपने किसी भी प्रोजेक्ट में. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए जाएं, आप इन्वेस्ट करें, तो कुछ लोग इस पे जरा ना इतराज भी करते हैं कि वो कहते हैं कि आप ऐसे मत करो, क्योंकि कंसिडरिंग द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, जितनी वॉलेटिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हैं, तो आपको वो लॉन्ग टर्म शायद उतना फायदा ना पहुंचे. तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? बेसिकली ये मेरे ख्याल से तो कॉन्सेप्ट ही गलत है. रियल एस्टेट कभी भी ओवरनाइट नहीं होती. रियल एस्टेट हमेशा आपको ग्रेजुअल प्रॉफिट देके जाती है. आप बातें सुनते हैं हम बड़ों की कि यार वो प्लॉट ले लिया होता है, मैंने 300 रुपये का ख़रीदा था एक जगह, मैंने 1000 रुपये की ख़रीदी थी और मैंने 10,000 की बेच दी. तो आज अगर वो होती तो वो करोड़ों में होती या अरबों में होती. Exactly. तो रियल एस्टेट हमेशा आपको पैसे देके जाती है अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें. शॉर्ट टर्म सिर्फ जुआ ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता. तो would you say real estate is always the safe option? सेफ ऑप्शन. It never loses value. नेवर लूजेस वैल्यू. तो इसके साथ साथ हमने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की, प्लॉट्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी बात कर ली. तो इनकम जनरेटिंग लैंड पे भी हम आते हैं जरा, जो रेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान में काफ़ी सारे बिजनेसमैन हैं, जिसे आप मिडिल क्लास बिजनेसमैन भी कह सकते हैं. वो घर लेके रेंट आउट कर दिया जी. तो एक सर्टन इनकम आती रहती है. लेकिन पाकिस्तानी रियल एस्टेट के जो इस तरह की इनकम के हालात हैं, आपको भी पता है कि 0.5% रेंटल यील्ड है. 0.5 ज़्यादा से ज़्यादा 1.5% हो जाएगी. लेकिन इट्स नॉट वैल्यू ऑफ मनी. आपके पैसे की इतनी यहाँ पे उस तरह से कदर नहीं है. तो बजाय इसके मेरे ख्याल में आप ओपन लैंड में चले जाएं, उसको ख़रीद के रख लें, 10 साल बाद बेचें, तो वो जो आपने रेंटल यील्ड कमानी है उससे 1000 गुना बेहतर आप प्रॉफिट ले सकते हैं. कि वही बात होगी ना, आप जितने पैसे उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 80 से 85 साल तो वहाँ पे लग जाने अपना ब्रेक इवन पॉइंट हिट करने में. बिल्कुल ऐसे. तो इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि एग्रीकल्चरल लैंड भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है इन माय ओपिनियन. आप इस पे क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल लैंड अच्छा ओपिनियन है अगर आप उसको समझते हैं तो. किसी भी ऐसी मेरे ख्याल से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसकी आपको समझ नहीं है. और अगर आपने करना है तो आपको उसकी प्रॉपर R&D करनी चाहिए. एग्रीकल्चरल लैंड में आप देखें कि 5 लाख का भी एकड़ आता है, 5 करोड़ का भी एकड़ आता है. ठेके का डिफरेंस है कि रेट क्या मिलता है आपको. उसमें भी आपकी ROI उस तरह से नहीं है, लेकिन इट्स एन सेफ ऑप्शन
کہ کل کو اس زمین کے ارد گرد ڈیولپمنٹ ہو جائے تو آپ کا زمین کا ریٹ بھی اپریشیٹ ہو جائے گا, بجائے آپ کو جو ROI آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو ریٹ اپریزل بھی مل جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ ہائی رائز بلڈنگس کا ایک جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں بھی جو انویسٹمنٹس ہیں سارے سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اٹس دا سیفسٹ آپشن رائٹ ناؤ because it's not going to lose its value, rather it's going to increase every day. So what would you like to say about that? Obviously جی ورٹیکل میں ایک تو آپ کا انوائرمنٹ کا فیکٹر بڑا کور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں دبئی میں ساری بلڈنگز ورٹیکل, دبئی بنا ہی ورٹیکل سٹی ہے. Exactly. کراچی میں بھی ورٹیکل بلڈنگز ہیں. لاہور والے ابھی اس کو جو ہے ہضم نہیں, ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں ورٹیکل بلڈنگز کو. لیکن فیوچر از ورٹیکل. فیوچر از ورٹیکل. یہ پرانے بابوں کی سوچ ہے, نہ چھت اپنی نہ زمین اپنی, تو کیوں لینا ہے اپارٹمنٹ. تو میرے خیال سے اب یوتھ آ گئی ہے, نہیں پیڑھی چینج ہو گئی ہے, جنریشن نہیں آ رہی ہے, اب ہمیں ورٹیکل کی طرف جانا چاہیے. سیفسٹ آپشن ہے اور اس میں اپریزل بھی بہت اچھا ہے. اور ورٹیکل لائک آپ کو 1 کروڑ روپے کا آپ گھر لیتے ہیں تو اس کا رینٹ آپ کو آئے گا 70-75 ہزار, اور اگر آپ 1 کروڑ والا کوئی اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اس کا رینٹ آئے گا آپ کو 1 لاکھ. تو اس کا رینٹل ییلڈ بھی اچھا ہے, رینٹل ییلڈ بھی بہتر ہے اور لانگ ٹرم بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. سر جہاں ہم بہتر اپرچونیٹیز کی بات کر ہی رہے ہیں, ہم نے سارے فیکٹرز وغیرہ بھی ڈسکس کر لیے, لیکن اگر مزید کوئی اس کو پھر بھی اس کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی, ایسی کوئی اپرچونیٹی ہے جدھر آ کے وہ ایسے سب چیزوں کے بارے میں ذرا زیادہ سیکھ سکے؟ جی اپ کمنگ ایک لینڈ اسٹار پراپرٹی ایکسپو 2nd ایڈیشن آ رہا ہے ایکسپو سینٹر میں, اس کی لوگوں کو ڈیٹس بھی پتہ ہوں گی. تو وہاں کافی سارے برانڈز اپنے آپ کو شوکیس کر رہے ہیں. تو کسی کو بھی اگر اس کو سمجھیں کہ 2-3 جگہوں کی انفارمیشن لینی ہے تو وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے سارے برانڈس کو وزٹ کر سکتا ہے, سارے پروجیکٹس کو دیکھ سکتا ہے, ان کی انفارمیشن لے سکتا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو ار ٹاپک, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پلاٹس کی اور فائلس کی. صحیح ہے, میں ذرا اس ٹاپک میں ذرا آئی ووڈ لائک ٹو ڈائیو ڈیپ انٹو اٹ, کیونکہ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائلز, پہلے سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ فائلز والا سین ہے کیا؟ اچھا, بیسیکلی فائل کو پلاٹ مہنگا ہوتا ہے, فائل سستی ہوتی ہے. فائل میں جو پروجیکٹ ڈیولپر ہوتا ہے وہ فائل ہولڈر کو ساتھ انویسٹر بنا لیتا ہے. لائک آپ مجھے آج میں پلاٹ اگر ڈیولپ کر کے بیچوں گا تو اٹ وڈ کاسٹ می اراؤنڈ 15 lakhs, اور میں اس کو بیچوں گا 25 لاکھ میں. کیوں؟ آج مجھے 15 لاکھ لگانا پڑ رہا ہے جیب سے, میں نے پہلے لگایا, ڈیولپ کیا, پھر بیچا. فائل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ابھی لینڈ بھی پرچیز کرنی ہے, ڈیولپمنٹ بھی پرچیز کرنی ہے, 5 سال میں یہ کام ہوگا. تو ہم فائل ہولڈر کو کہتے ہیں یار آپ بھی ہمارے ساتھ انویسٹر ہو گئے ہو, اگر 15 لاکھ لگنا ہے تو 15 لاکھ میں ہی آپ کو دے دیتا ہوں. جب آپ ڈیلیور ہو جائے گا پروجیکٹ, مطلب میں اس میں کچھ تھوڑا سا پروفٹ رکھ لوں گا کہ 15 کی بجائے 17 میں آپ کو دے دیتا ہوں, 2 لاکھ میرا پروفٹ, 15 لاکھ کا آپ کا پلاٹ. جب وہ پلاٹ ڈیلیور ہو جائے گا آپ نے کاسٹ ٹو کاسٹ اس کو لیا ہوگا, ڈیولپر نے منیمم مارجن لیا ہوگا. جب ڈیلیوری ہو جائے گی تو وہ پلاٹ بھی 25 لاکھ کا ہی ہوگا نا, کیونکہ پلاٹ کی پرائس تو 25 لاکھ ہے. آج لائک کسی بھی پروجیکٹ میں آپ دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کی فائل اگر آئے گی 5 مرلے کی فر سے تو وہ 15 لاکھ کی ہے, اور اگر وہیں پہ آپ کہیں یار نہیں مجھے آن گراؤنڈ ابھی پوزیشن والا پلاٹ دو تو وہ 25 لاکھ کا ہوگا. دس از اے ڈفرینس کہ فائل میں فائل ہولڈر بھی انویسٹر بن جاتا ہے. اور بیسیکلی لوگ کیوں پریشان ہوتے ہیں فائلوں سے, ویٹ نہیں ہے نا, پاکستانی انکشیس ہو جاتے ہیں کہ مطلب people have lost a lot of money while trading files as well. تو why do you buy if you want to trade? تو یہ سارا یہی تو میں اس میں ذرا جاننا چاہ رہا ہوں کسی اور چیز میں. دس از ناٹ اے ٹریڈنگ بزنس. ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ پلاٹس کی کریں, پلاٹ خریدیں, سال بعد پلاٹ بیچیں. DHA میں پلاٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے. فائلز اور آلویز لائک یہ سٹا ہے, مطلب آپ نے اگر اس کو ٹریڈ کرنا ہے تو واٹ آر یو ٹریڈنگ, کموڈٹی ہے نہیں, اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. تو جو لوگ اس کو ٹریڈ کراتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, جو لوگ اس کو ٹریڈ کہتے ہیں وہ بھی غلط بولتے ہیں. تو یہ جوا کراتے ہی کیوں ہیں؟ تو وہ جو بھی اس طرح کے جوئے میں پھنسے گا وہ نقصان اٹھائے گا. تو آپ نے اگر بائی کرنی ہے تو اس کو اینڈ یوزر پروڈکٹ بن کے بائی کریں اگر آپ نے پروفٹ کمانا ہے تو. اگر 5 سال کا پلان ہے ویٹ فار 7 years اگر آپ نے اس پہ پروفٹ کمانا تو. ڈونٹ گو فار 2-3 months. یہ ساری بیسیکلی جو آپ کے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ اپنے ایک کمیشن کے لیے کمیشن کے لالچ میں وہ کلائنٹ کو حلال کر دیتے ہیں. 2 لاکھ کا لے لو بھائی, 3 کا ہو جائے گا, 4 کا ہو جائے گا, یہ ہونے والا ہے, یہاں پہ آئل نکلنے والا ہے, 5 لاکھ کا ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا. اوور نائٹ مطلب آپ کا 5 سال کا پیمنٹ پلان ہے تو 5 سال میں تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے. آپ اس کو اینڈ یوزر بن کے لیں, مطلب پھر آپ کے بچے بھی کہیں گے کہ میرے باپ نے لیا تھا 10 لاکھ کا پلاٹ آج کروڑ کا ہو گیا. تو اٹس ریئل اسٹیٹ از لائک دیٹ.
फाइल्स लेने में कोई मसला नहीं है, फाइल्स की ट्रेडिंग में जो ये रियल एस्टेट वाले करते हैं उसमें मसले, आप ट्रेडिंग में ना जाएं बिकॉज इट इज स्टेट ऑफ गैम्बलिंग. बिल्कुल ऐसा ही है. तो आई वुड लाइक टू गेट बैक इनटू द रियल एस्टेट सेक्टर, जो भी आपने बात की, बिकॉज माशाल्लाह यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस. जो मैं ज़्यादा जानना चाहूँगा कि क्या चैलेंजेस आपको पेश आए, हाउ इज द रेगुलेटरी लैंडस्केप लाइक, इसमें कुछ है भी या नहीं, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट यू प्रपोज? बेसिकली जस्ट लाइक अदर कंट्रीज, वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वी हैव अथॉरिटीज़, लेकिन वो रेगुलेट नहीं करती हैं बिजनेस को. वो हमारे बिजनेस के ईज ऑफ बिजनेस नहीं प्रोवाइड करती हैं, वो अपने लिए करती हैं सारा कुछ, अपने टैक्सेशन के लिए करती हैं, अपने मामलात के लिए. किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस इन्वेस्टर को कुछ नहीं है, क्लाइंट को कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, डेवलपर को कोई सिक्योरिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ इसमें कोई नहीं है. तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि अथॉरिटी जामिन होती है, अथॉरिटी गारंटर होती है हर चीज़ में. तो वो हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ हर मामले में अथॉरिटी आए, हमें सेफ्टी गारंटी प्रोवाइड करे. समटाइम्स इट्स द अथॉरिटी वी लूज बिजनेस. अगर आप चीज़ों का अथॉरिटी ने अपने टर्न अराउंड टाइम नहीं बनाए हुए हैं, वी हैव लॉस्ट सो मैनी रेवेन्यू ड्यू टू दिस, क्योंकि इट्स टाइम लाइन ना. आप 5 साल की बजाय 10 साल में डिलीवर करेंगे तो लोग मुतनफ़र हो जाएंगे. आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप टाइमली चीजें नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, आपकी ब्रांड इमेज पे इतना फर्क पड़ेगा, रेपुटेशन खराब होगी, ट्रस्ट नहीं होगा. रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, मैं मिसाल हमेशा देता हूं कि दुबई की जो रीरा अथॉरिटी है, आपने अगर 100 रुपए का भी काम करना है तो रीरा उसमें इन्वॉल्व है. आपका 1 दिरहम या 1 लाख दिरहम, दुबई की रीरा अथॉरिटी आपकी गारंटर है. पैसे नहीं मरेंगे आपके. कोई भी डेवलपर आएगा, उसको डेवलपर को एक टाइमलाइन दी हुई है कि भाई आपने इस तरह करना है, इस तरह प्रोजेक्ट डिलीवर होगा. तो मैंने पहले ही कहा, यहाँ पे आप पैसे लगाते हैं और टेंशन्स कमा लेते हैं, वहाँ पे आप पैसे लगाते हैं पैसे कमाते हैं. क्यों? वहाँ पे एक प्रॉपर तंजीम बनी हुई है कि आपने किस तरह काम करना है, क्लाइंट के लिए भी, डेवलपर के लिए भी. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है. जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है, जब जो कि आपके स्टेक होल्डर्स जो आप लोग हैं, बिजनेसमैन है सारे, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज होंगी, अगर लेट्स से हाइपोथेटिकली आपके कंट्रोल में ही होता है, तो आप ऐसे कौन सी चंद पॉलिसीज लाते दैट वुड टर्न आउट टू बी हेल्पफुल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि अगर मेरा एक प्लान है, आई वांट टू एग्जीक्यूट इट ऑन टाइम, तो अथॉरिटी को मेरा साथ देना चाहिए कि इसको एग्जीक्यूशन करें ऑन टाइम. समटाइम्स ऐसी ऑब्जेक्शंस लगती हैं जो समझें कि इट्स आउट ऑफ योर माइंड कि ये ऑब्जेक्ट क्यों कर दिया उन्होंने. यही ना, या तो यहाँ पे रेगुलेशंस होती नहीं, या तो ओवर रेगुलेट कर देते हैं बिला वजह के. और ऑब्जेक्शंस भी लाइक दे वांट टू समझे कि डिले द मैटर ना. आप क्यों डिले करना चाहते हैं? क्यों? यू वांट टू अर्न सम पेनीज. तो आपके इनके डिले करने की वजह से हम परेशान होते हैं, क्लाइंट परेशान होते हैं, एक पूरा सिस्टम मुतासर हो जाता है. तो उसको अगर आप अपना किसी भी प्रोडक्ट का आपने ऑब्जेक्शन लगाना है, 24 आवर में हम रिजॉल्व करते हैं, आप उसको प्रोसेस करें ना. इतने इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेसेस डिफरेंट किए हुए हैं कि अगर एक ऑब्जेक्शन आया है तो वो ऑब्जेक्शन 4 डिपार्टमेंट से घूम के मेरे पास आएगा. इट वुड टेक 20 days. और अगर मैंने उसको रिजॉल्व करके वेरी नेक्स्ट डे सबमिट करवा दिया तो इट विल टेक अनदर 20 days टू रीच द राइट टेबल. तो 40 days फॉर नथिंग. तो इन्होंने अपने आप को डिजिटली इवॉल्व भी नहीं किया है. मतलब आप लाइक अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो डायरेक्टली ईमेल मी, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन इन ईमेल इन 24 hours, वी विल रिजॉल्व दिस. बट नो, इन्होंने अपने प्रोसेसेस इतने डिफरेंट रखे हुए हैं. उधर भी फाइलें आ जाती हैं, ये फाइल उधर जाएगी, फिर उधर से इधर जाएगी, वो चलते चलते ही आपका मसला ही खत्म. जी बिल्कुल. तो जहाँ पे भी ऐसी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, उन्होंने आपको इतना ईज ऑफ बिजनेस दिया हुआ है कि आप सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, ऐप पे कर सकते हैं, वेबसाइट पे कर सकते हैं. लाइक यहाँ पे आप कंपनी रजिस्टर करवाने चले जाएं, आप 2 महीने खपते रहेंगे. दुबई में यू कैन डू इट इन 24 hours. उन्होंने पैसे कमाने हैं, हर चीज़ के पैसे हैं. आपने ज़्यादा स्पीडली काम करना, उसके थोड़े और पैसे दे दें. तो वो गवर्नमेंट इसीलिए तरक्की कर रही है क्योंकि वो लोगों को ईज़ ऑफ बिजनेस दे रही है. यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इसीलिए तरक्की नहीं कर रही है क्योंकि किसी को भी ईज़ ऑफ बिजनेस नहीं है. इसीलिए हमें टैक्स देते हुए दुख होता है. किस चीज का टैक्स दें? सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, हमें भी टैक्स देते हुए दुख होता है. हमें फायदा क्या मिल रहा है टैक्स देने का? कोई भी नहीं. टैक्स के अगेंस्ट हमें मिलता क्या है? कोई सहूलत नहीं मिलती, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई बच्चों की एजुकेशन नहीं है, कोई समझे फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है. तो आप टैक्स दे ही क्यों रहे हैं? किस चीज के लिए टैक्स दे रहे हैं? चले, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये सुन रही हो तो जरा टाइमली ये सब एक्चुअली आप पे असर भी करे और आप जरा राइट डिसीजंस भी ले लें. तो सर, जैसा कि आप हमें सारा बता ही दिया आपने कि क्या क्या देख के इन्वेस्ट करें, कहाँ ना करें, तो थोड़ा सा और ये भी बता दें जरा
ऑनेस्टली पाकिस्तान में अभी किन मेजर सिटीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची ही है मेजर सिटीज तो पाकिस्तान में। उसके अलावा जहाँ भी आपको लगे कि कोई अच्छी What about गवादर? गवादर लाइक देखिए, फिर वही गवर्नमेंट का मसला आ जाता है। गवादर हमने नहीं बनाना, गवादर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाना है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसे लगाने हैं, हमने लगाने हो तो हम तो उसको समझे कि अगले 100 साल ना बना सकें। और अगर दूसरी गवर्नमेंट भी लगा रही है तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, यू वुडंट नो, क्योंकि कम्प्लेक्स इश्यूज हैं गवादर के बहुत ज़्यादा। तो वो चाहिए चाइना को, हमें नहीं चाहिए गवादर, चाहिए भी चाइना को है, पैसे भी चाइना लगा रहा है, लेकिन क्यों हमारी एक वो कमीशन, करप्शन, ये वो सारा चीज़, तो हर चीज़ जस्ट लाइक के वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो भी होगा उनकी टेबल से होके गुजरेगा, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन जैसे ही वो हो जाएगा तब गवादर अलोन कैन चेंज द होल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, पूरा इकोनॉमिक लैंडस्केप। गवादर हमारे लिए नहीं है, हमारी आने वाली अगली नस्ल के लिए है। बेशक। चलें, मेजर सिटीज का तो आपने बता दिया। अब लाहौर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो लाहौर में किधर इन्वेस्ट करना चाहिए? काला शकाकू इज द नेक्स्ट लाहौर, न्यू लाहौर। ठीक हो गया। अब टू रैप थिंग्स अप, आपका क्योंकि माशाल्लाह से वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रहा है, आपने कस्टमर सर्विसेज से होते हुए रियल एस्टेट में कदम रखा है एंड यू हैव मेड क्वाइट अ नेम ऑफ योरसेल्फ। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग, जितने भी यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको क्या कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप मेरे ख्याल से मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही, जितने भी स्टूडेंट या जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, कभी भी अपनी प्रोडक्ट को झूठ बोल के मत बेचें, सच बोल के बेचें। जस्ट लाइक सच यही है कि 5 साल का पेमेंट प्लान है भाई, 5 साल के बाद प्लॉट मिलेगा। जब आप झूठ बोलेंगे तो आपकी कमाई में बरकत तो वहीं से उठ गई, बेशक, तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। दूसरा, आपका क्लाइंट, अगर आपने सच बोल के बेचा है तो वो एक क्लाइंट नहीं है, वो 100 क्लाइंट है। वो हर बंदे को बताएगा, वो जहाँ कहीं जाएगा वो आपको क्लाइंट ला के देगा। तो अगर इस तरह सच बोल के आपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं तो आप तरक्की कर जाएंगे। अगर झूठ बोल के, वो कहते नहीं है कि एक ही दफ़ा आपने मुर्गी हलाल करनी है तो दोबारा आपको 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 3 साल के बाद आप अकेले खड़े होंगे, आपके साथ कोई नहीं होगा। 100%। चलें, जैसा कि अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो भी काम करना है आपने सच बोल के करें, झूठ बोलने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। एक तो कोई उसमें बरकत नहीं आएगी, दूसरा जैसा कि आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ मैटर्स अ लॉट। जो भी होगा 3-4 साल के बाद बस डाउन हिल ही जाओगे आप। खैर अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत मजा आया आपसे बातें करके। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की एपिसोड देखने का। जो भी आपका फीडबैक हो, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और हमें लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, और वो घंटी भी बजाएं। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब्दुल्ला साहब, आप ही इनको कुछ समझाएं जरा। जी बिल्कुल, मैं आज बहुत मुतासिर हुआ हूँ। एक तो बहुत अच्छे होस्ट मिले हैं हमें, और आप लाजमी इनके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और घंटी भी बजाइए। घंटी भी बजाएगा। चलें, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपको पता है आपने क्या करना है, लगे रहना है, डटे रहना है, और देखते रहना है समा मनी।